नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के मंगलौर पहुंचे सीएम धामी ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय का विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछली बार एक माहौल था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उस मुद्दा को तोड़ा है और उनकी तरफ से भारत को हकदार मिले और सबसे ज्यादा दिखाई। लेकिन हरिद्वार जिला और हरिद्वार जिला में प्रशासन बोल रहा हूँ, हम यहाँ के मतदाताओं को लग गया कि बहुत बड़ी भूल हुई। सारी चीजें बीजेपी को देनी चाहिए थी। विकास रुकता है, अपोजिशन का रुकता है, केवल सत्ता का लाभ नहीं होता, विकास उसके केंद्र में होता नहीं है। आज आपके बल पर विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी, रुड़की की सारी विकास ये भारत जनता पार्टी की भारतीय सरकार को सुधारने के लिए हम कितने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, विकास के अंदर बैठे हैं, सबसे आग्रह करना पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से करना है। अभी भारत सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम सब उन कार्यक्रमों को सहयोग दे रहे हैं। 31 तारीख को सरकार पटल जी ने देश किया, उस दिन से लेकर 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन तक हम प्रत्येक विधानसभाओं में पदयात्राएं निकालेंगे। हमारी विधानसभा की पदयात्रा दूसरी विधानसभा पदयात्रा बड़ी पदयात्रा के रूप में दिखाई दे। हर घर का व्यक्ति ये भाजपा का जुड़े, इस प्रकार के कार्यक्रम का भविष्य करनी है। हमारे बूथ का गठन हुआ है, बूथ की लाइन का सीधा सफर होना है। हर माह के अंतिम रविवार को मन की बात होती है। मन की बात में मैं विश्वास कर सकता हूँ, यहाँ देखेगा सब लोगों ने मन की बात कभी शुरू होगी। लेकिन मैं क्या इस एक वर्ष में यह प्रयास कर सकता हूँ कि मेरे बूथ पर कभी तक मन की बात सुनने नहीं आया। हम लगातार ऐसा कोई बूथ नहीं होना चाहिए। इस बात की 12 महीने होंगे, 14 महीने का चुनाव होगा, 15 महीने का चुनाव होगा। इन 15 महीने का मेरे बूथ पर प्रत्येक दिन अंतिम रविवार का यह मन की बात का कार्यक्रम होना चाहिए। इसकी रचना बूथ अध्यक्ष से मिलना होता है, परिणाम रूप से मिलना होता है। अभी BLA-2 का बड़ा विषय है। अभी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पार्टी को BLA-2 बनेंगे और किसका वोट जोड़ना है, किसका वोट करना है, ये BLA-2 क्या होगा। जब मेरे बूथ पर BLA-2 की नियुक्ति हो गई है, उसकी जानकारी इस प्रकार से देते हुए और BLA-2 की स्थिति पर निर्वाचन आयोग को जाती है। अनेकों नए वोट अभी आपका रहेंगे, दूसरे हैं तो बने नहीं है, उनको बना सकते हैं। ये कार्य श्रृंखला बनाते और 2027 हम संघ के रूप में मानते हैं। फरवरी में चुनाव हो जाता है, केवल 1 साल का वक्त है। इस 1 वर्ष के अंदर हमने अपनी विधानसभा से एक बूथ को और मैं कह सकता हूँ हमारे जो कार्यकर्ता है, हमने कुछ कार्यक्रम श्रृंखला भी तय किया। हमने तय किया है कि हम कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि मुझे कहते खुशी भी है कि सबसे पहले पंचायत चुनाव को हरिद्वार जिले के अंदर आप सब कार्यक्रम सहयोग पर हम सारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत में बैठे निर्भर देते पूरे प्रदेश को मिली। हमने 13 में से हरिद्वार से 12 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के जिला नगर निगम में सब जीते, हरिद्वार जीते, रुड़की जीते, हर जिला में जीत हुई है। ये सारा कार्यक्रम को सारा काम रहा है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख वहां को इसकी बैठक बहुत जल्दी मुख्यमंत्री करने वाले हैं और इनको भी एरिया देने वाले हैं। ये 10 बूथ देश हमारी विधानसभा है। हर जो जनप्रतिनिधि है उसकी विधानसभा देने वाले हैं, उसकी विधानसभा केंद्र देने वाले हैं। 10 बूथ का आपको निकाल के लाना है। इसी प्रकार से विधानसभा सदस्य, ग्राम प्रधान, वार्डों के सभासद, नगर निगम के सभासद और हमारे PDC मेंबर। ये
तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मंगलौर से, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बीजेपी कार्यालय का विधि विधान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय का पूरे विधि विधान के साथ उद्घाटन किया है। मंगलौर में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंगलौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपोत्सव को लेकर भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में श्री हरि नारायण प्रभु और बद्रीश पंचायत के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दीपावली पर्व के अवसर पर भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम समेत महालक्ष्मी मंदिर और पूरे मंदिर सिंहद्वार परिसर के आसपास के सभी मंदिरों को रंग बिरंगे गेंदे, चंपा, चमेली के पुष्पों और रोशनी से सजाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस बार दीपावली उत्सव 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं आज के दिन यानी दीपावली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस के दिन प्रातःकाल बद्रीनाथ धाम के मंदिर में यमराज के लिए भी एक विशेष दीपक जलाए जाने की परंपरा का आज भी निर्वहन किया जाता है। ये दीपक दक्षिण दिशा की ओर से मुख करके जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे यमराज की दृष्टि आम मनुष्य तक नहीं पड़ती है और वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनतेरस पर्व को लेकर सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दीपावली के उत्सव की खरीदारी करने के लिए बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है और धनतेरस के दिन घरेलू उपकरणों, पूजा के सामान, बर्तनों की दुकानों में काफी भीड़ नजर आई। साथ ही आतिशबाजियों की दुकानों में भी काफी भीड़ है। खबर हरिद्वार से है, जहां गाजीवाली इलाके में अधजली हालत में महिला का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को जलाने की कोशिश की थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और महिला की शिनाख्त करने में पुलिस जुट गई है। दो 2027 से ही देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सरकार का दावा है कि डबल इंजन वाली सरकार में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी दी जा रही है और महिलाएं बीजेपी की सरकार में लखपति दीदी बन रही हैं। लेकिन सरकार के मुखिया का आरोप है कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। काशीपुर में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में देश विरोधी विचारधारा को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूके SSS पेपर आउट का जिक्र करते हुए पेपर आउट के बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो कुछ लोग इसे लेकर अफवाह फैलाने लगे। उन्होंने कहा कि छात्र हित में जो भी फैसला हो सकता है वो बीजेपी सरकार हर दिन तैयार है। हमारे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, ऐसे लोग जो अर्बन नक्सल गैंग है, जो केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं, उन्होंने युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगे और अराजकता फैलाने के प्रयास किए गए। लेकिन हमारे बच्चे जो वहां पर बैठे हुए थे, उनको परेशान होता देखकर मैंने देखा कि इतनी गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, धूप हो रही है, रात में मच्छर भी लग रहे हैं, तो और उनका मैंने षड्यंत्र समझ लिया था कि षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और मैंने किसी को बिना बताए फैसला किया अपनी अंतरात्मा की आवाज पे कि मैं उन युवाओं के बीच में जाऊंगा और मैं युवाओं के बीच में चला गया और मैंने उनसे कहा कि आपकी जो जो मांगे आप दीजिए। उन्होंने हमसे कहा सीबीआई की जांच करा दीजिए। मैंने कहा तुरंत सीबीआई की जांच कर। उन्होंने हमें कहा परीक्षा निरस्त कर दीजिए। मैंने कहा SIT की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनकी सभी न्यायोचित मांगों मानने का मैंने आश्वासन दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उन आरोपों पर भी करारा पलटवार किया जिनमें कहा जा रहा था कि 4 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 200 या फिर 225 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी है कि बीजेपी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए हैं।
और युवाओं की हितों की रक्षा के लिए सारे फैसले ले लिए। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के आगे झुक गए। ऐसे में सभी लोगों को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम सहर्ष कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार हैं, परंतु किसी को उनके भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। ये मुख्यमंत्री जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा दिए गए सभी ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों के कारण आज देश की अर्बन नक्सल गैंग और राष्ट्र विरोधी टूल किट हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सीएम के पास कुछ तयशुदा शब्द हैं, जो कि फेक नैरेटिव, अर्बन नक्सल और जिहाद के इर्द गिर्द है। उन्होंने कहा कि मानो पूरी राजनीति इन्हीं शब्दों में छिपी हो। उन्होंने कहा कि अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री के पास तो जनता को कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। महारा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, कभी भर्ती घोटाला, कभी खनन में लूट और कभी सरकारी जमीनों का खुर्द-बुर्द। लेकिन मुख्यमंत्री आंख मूंदे बैठे हैं। साथियों, इस समय एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जो लोग विषयों को उठा रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध है, चाहे खनन माफियाओं से जुड़ा मामला है, चाहे लैंड माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे सरकारी अमलों में, अस्पतालों में लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट्स खरीद के उनको बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो आईटी पार्क की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य विषय हैं, चाहे भ्रष्टाचार और अपराध से बड़े अन्य विषय हैं जिसमें महिला अपराध विशेषकर है। अंकिता भंडारी का वीआईपी से लेकर संतरेसा की 14 साल की बच्ची का रेप और हत्या, और बीजेपी के एक प्रमुख पदाधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। तो इनमें जो भी आवाज उठा रहा है वो आजकल मुख्यमंत्री की नजर में नक्सलवादी है, वो अर्बन नक्सल है, वो जिहादी है और वो फेक नैरेटिव पैदा करने वाला है। लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जब तक मुख्यमंत्री इन चीजों को व्यवस्थित नहीं करते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सीएम धामी जनसभा में उपलब्धियां गिनाते हैं, बिना नाम लिए कांग्रेस पर सवाल भी उठाते हैं। सीएम का मानना है कि कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं, जिस पर कांग्रेस की अपनी राय है। तो सवाल ये है कि देवभूमि उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर कौन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनमिल टीवी। देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में लोक निर्माण विभाग सहिया कार्यालय के बाहर देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। कहा जा रहा है कि नई निविदा शर्तों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में विकासनगर के जौनसार बावर में देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति के ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 दिनों से समिति के लोग लोक निर्माण विभाग साइया कार्यालय परिसर में धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो डी और ई में शासन द्वारा जो कंडीशनें लगाई गई है उस विषय पे उसके लिए हम धरना दे रहे हैं कि भाई जब डी और ई प्रथम श्रेणी होती है ठेकेदार की, जब आप प्रथम श्रेणी में जो है कंडीशनें लगाओगे तो जो छोटा तबका ठेकेदार है वो क्या कर लेगा। और यदि आपको डी और ई श्रेणी में कंडीशनें लगानी है तो आप जो है जो प्रथम श्रेणी का रजिस्ट्रेशन है उसे ही कैंसिल करवा दीजिए। कब से ये कंडीशन लगाई गई और किस प्रकार की कंडीशन है इसमें? ये समथिंग 1-1.5 महीने पहले जो है लगाई गई है कंडीशन है। देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति ने विभाग की तरफ से हाल ही में डी और सी क्लास के ठेकेदारों पर लगाई गई नई निविदा शर्तों को पूरी तरह अव्यवहारिक बताया है। ठेकेदारों का कहना है कि 10 लाख की निविदाओं पर 33% अनुभव और 50% टर्नओवर की अनिवार्यता जैसी शर्तें नए ठेकेदारों के लिए रोजगार का संकट खड़ा कर रही है। ये कंडीशन है, इसमें ओवर टर्नओवर मांगा हुआ है और 33% जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डी और ई में एक्सपीरियंस कहाँ से देंगे, क्योंकि डी और ई प्रथम श्रेणी है। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि पहले डी क्लास ठेकेदार 1 करोड़ और सी क्लास ठेकेदार 1.5 करोड़ तक की निविदाओं में भाग ले सकते थे, लेकिन अब नई शर्तों ने छोटे ठेकेदारों की कमर तोड़ कर रख दी है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये तो जो डी और डी श्रेणी का है उसको तो इससे मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो कहाँ से काम कर पाएगा जब ये जो है बिट मांगेंगे।
वो तो फाइट ही नहीं कर पाता। अभी आपकी बात हुई है जो यहाँ विभागीय अधिकारी? हमारी एक दिन बात हुई, जिस दिन हमने जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम इसको अवगत करवाने गए थे हम मैडम से मिलने के लिए, अपनी अधिशासी अभियंता से। उस दिन भी हमने बात की। इन्होंने उसके बाद जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हमसे कोई बात नहीं की। अधिकारी बात करने के लिए राजी नहीं है। ये अधिकारी कह रहे हैं ये तो शासन का मामला है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो जो हमारी अधिशासी अभियंता है वही शासन है, वही प्रशासन है, वही डिवीजन की मालिक है। समिति पदाधिकारियों का आरोप है कि विभाग की इन शर्तों से डी और सी क्लास के ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पहले भी शासन और प्रशासन को ज्ञापन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर जल्द समाधान नहीं होगा तो हम विभाग में तालाबंदी करेंगे। धरना प्रदर्शन को लेकर जब अधिशासी अभियंता रचना थपलियाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला शासन से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्रनगर में स्वर्गीय शोभन सिंह नेगी सामुदायिक विकास भवन परिसर में आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन का दूसरा वार्षिक चुनाव और गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया। इस जिला स्तरीय चुनाव में राकेश सिंह नेगी ने अपने प्रतिद्वंदी अनिरुद्ध गोसाई को 23 के मुकाबले 49 मतों से पराजित किया है। 26 मतों से विजयी रहे राकेश सिंह नेगी ने संगठन के सदस्यों का आभार जताया, जबकि जिला मंत्री के पद पर विपेंद्र गोदियाल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सतीश चंद्र, संयुक्त मंत्री राजेश रावत चयनित किए गए। सर, पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरे साथी दूर दराज से आए जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपने सेवाएं दे रहे हैं और फिर भी आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो आज ये मेरी जीत हुई है, ये मेरी जीत नहीं है, ये जो मेरे साथी आ रखे थे उनकी जीत है। और ये संगठन का एक महत्वपूर्ण पद होता है और मेरे कंधे पे आज एक नई जिम्मेदारी हुई है और मैं हर तरीके से कोशिश करूँगा कि अपने सभी साथियों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण जनपद स्तर पे करूँ। आज नरेंद्रनगर के टाउन हॉल में ये उपस्थित देखने को मिली। आज हम प्रांतीय नेतृत्व आज अपने को गर्व महसूस करता है कि हमारा हर साथी एक कड़ी से कड़ी जोड़कर यहाँ पे खड़ा है हमारे साथ और हमारा एक अंग है। और आज श्री राकेश नेगी अध्यक्ष पर निर्वाचित हुए और सारे पदों पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर सतीश चंद्र निर्वाचित हुए, महामंत्री पर विपेंद्र गोदियाल हुए, संयुक्त मंत्री पर राजेश रावत हुए और आयुर्वेद निरीक्षक पर हमारे रमेश पोखरियाल जी निर्वाचित हुए और कोषाध्यक्ष पर अवदीप चमोली निर्वाचित हुए। और हमारे संगठन में एक बहुत स्वस्थ परिपाटी है। हमारे यहाँ हार जीत नहीं होती। हमारे यहाँ केवल सेवा का मौका किसको दिया जाए उसको परिपाटी को जन्म। जो चुनाव होता है वो विधायकों में इनमें होता है। हमारे यहाँ तो केवल हम एक धागे के अंदर पिरोए गए लोग हैं और हमारे यहाँ एक स्वस्थ मानसिकता से चुनाव। जो नवनिर्वाचित अभी कार्यकारिणी बनी है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने एक चीज़ देखी, मैं पहली बार एक चुनाव कराने, मैं भी नया नवनिर्वाचित महामंत्री हूँ प्रदेश का। और जितने फार्मासिस्ट पूरे अधिकारी यहाँ पर तैनात टिहरी जिले में, सभी लोग आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन सभी को अपने कार्यों के प्रति देखते हुए उन्होंने अच्छे नेतृत्व का नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारी, मतलब परिवार एक मुखिया को जिम्मेदारी दी गई है, एक मुखिया के रूप में जिन्होंने नेतृत्व को चुना है। और हम सब जितने फार्मेसी अधिकारी लोग हैं, हम सब अपनी मांगों के लेकर कर्मचारी संगठनों में भी, और आपके माध्यम से हम ये भी कहेंगे कि समस्त कर्मचारियों की ओर से अभी हम पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए भी हमारे अब जनपद टिहरी में भी और हर जगह में भी हमारे प्रदेश नेतृत्व में भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। और मैं सभी को और आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से एक नई खबर सामने आई है, जहां मरीजों की जान बचाने के लिए रखे गए ऑक्सीजन कनिस्टरों में से 25 ऑक्सीजन कंटेनर में क्षेत्रीय नेताओं ने कब्जा जमा लिया है। दरअसल नेता लोग लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन कनिस्टर मांग ले रहे हैं और अब तक वापस भी नहीं किए गए हैं, जिस वजह से अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोहाघाट में
पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक से ऑक्सीजन ले जाने वाले नेताओं पर ऑक्सीजन को वापस करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। मेरे को तो अभी आज ही आके जब मैं हॉस्पिटल में मरीजों को देखने आया और यहाँ का निरीक्षण किया, जब पूर्व में मैंने जो व्यवस्था करी थी तो उसमें से बता रहे हैं कि 25-30 कंसंट्रेटर लगभग 1-2 साल से यहाँ से गायब कर रखे हैं और कुछ छुड़वैये नेता लोगों ने अपने दबाव में ले जाके वो एक दूसरे से बाहर लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था हमने करी है। मैंने डॉक्टर साहब को इसका प्रॉपर लिस्ट मुझे दें, अगर नए समय से ये जमा नहीं होते हैं तो उन पर वसूली करवाई जाएगी और उनको नोटिस भी दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था पूरी हमारे की हुई है और वो सरकारी व्यवस्था है, हमारी भी पर्सनल नहीं है और उसमें अधिकार हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में सब लोगों को फायदा ना, यहाँ से किसी को ऑक्सीजन चाहिए करके ले जाते हैं, उसके बाद अपने घर पे ही रख के इधर उधर ले जाके उससे नेतागिरी कराते हैं, अपने द्वारा इधर उधर पहुंचाते हैं, व्यवस्था करते हैं और नेतागिरी करते हैं। जब हॉस्पिटल में वास्तविक मरीज आए तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। और मैंने आज यहाँ के इंचार्ज को भी साफ कहा है कि इसके एक तो पूरी लिस्ट बना के हमें दें और जितने बाहर हैं उनको तत्काल यहाँ पर नोटिस देके यहाँ रिकवर करें। ऐसा न होने पर उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो। वो कंसल्टेटर किस किस के नाम से यहाँ से गए हैं उनको नोटिस दिया जाए और यहाँ पर उसकी रिकवरी की जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के उच्च हिमालयी चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हो गई है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से डोली का भव्य स्वागत किया गया। अब से 6 महीने तक भगवान रुद्रनाथ में होने वाली नृत्य पूजाएं गोपीनाथ मंदिर में होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।